सो हेयर आई एम बैक विद एन अदर वीडियो और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है स्टेबिलिटी स्टडीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम लोग इसको क्यों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप कोई भी ऑप्टिमम फॉर्मूलेशन बना सकते हैं। ऑप्टिमम फॉर्मूलेशन वो फॉर्मूलेशन होती है जो कि अपना एक अच्छा इफ़ेक्ट देगी, जिसकी लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ होगी, जिसका थेरेप्यूटिक लेवल ज़्यादा होगा, जिसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करती है कि हम एक ऑप्टिमम फॉर्मूलेशन बना लें और इसमें आ जाती हैं प्री फॉर्मूलेशन स्टडीज़। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को फॉर्मूलेट करने से पहले एक उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हो ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट आए वो बहुत अच्छा बने। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है, अब आप जो है ना इसमें ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन भी देख सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसको आप किस स्टोरेज कंडीशन में रखोगे, उसको आप टेम्परेचर कैसा दोगे, उसकी जो लाइट है वो कैसी होगी, उसकी ह्यूमिडिटी है वो कैसी होगी। तो आप जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलता है, हम उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है या हमने उसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्पेंसिंग के लिए एक अच्छा सा कंटेनर भी देख सकते हैं कि देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंटेनर होते हैं, वो ग्लास का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है। तो हर ड्रग या हर मेडिसिन जो है वो हम हर तरह के कंटेनर में नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक कंटेनर चूज़ करना पड़ता है कि अगर हमारी ड्रग टाइप ये है तो उसका जो कंटेनर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप जो हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ को। ठीक है, आप बता सकते हो कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ये इतने टाइम तक आपकी जो ड्रग है वो चल सकती है। उसके अलावा आप बता सकते हो, आप एंटीसिपेट कर सकते हो किस चीज़ को, कि ड्रग एक्सिपिएंट का इंटरेक्शन जो है वो होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा। मतलब होता ये ना कि आप सिर्फ एक ड्रग तो नहीं होती ना, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप ये देख रहे होते हो कि जब आप एक ड्रग ले रहे हो और उसके साथ एक एक्सिपेंट ले रहे हो तो इनका आपस में इंटरेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपस में इनका किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन हुआ ना तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा, या तो वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा या वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को कम कर देगा। तो आपने ये देखना है कि वेदर वो बढ़ा रहा है या वो उसको कम कर रहा है। फिर आपने स्टेबलाइजेशन अगेंस्ट डिग्रेडेशन, आप स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हो कि आपकी जो ड्रग है वो स्टेबल रहे और उसकी डिग्रेडेशन जो है वो ना हो। उसके बाद कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें स्टेबल कंपाउंडेड फॉर्मूलेशन एग्जिस्टिंग डोज से बनानी पड़ती है, कि टैबलेट है दैट इज़ द एग्जिस्टिंग डोजेज फॉर्म, और फार्मासिस्ट को क्या करना पड़ता है कि इससे एक ऐसी डोज बनानी पड़ती है जो एग्जिस्टिंग नहीं है, तो उसके लिए कंपाउंडिंग करनी पड़ती है ना, तो कंपाउंडिंग प्रिपरेशंस आ जाती हैं इसमें। इसको भी आप अंडर दिस स्टडी करते हो कि वो जो है वो स्टेबल भी रहेगी या नहीं रहेगी। और अब फिर ये हमारे पास जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये फार्मासिस्ट की आ जाती हैं कि वो देखे कि प्रॉपर स्टोरेज कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, और फिर पेशेंट को बताए कि आपकी ये ड्रग है और उसको आप ऐसे हैंडल करोगे, ऐसे टेम्परेचर पे रखोगे, और ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। अब हमारे पास क्या होती है, इंपॉर्टेंस हमने देखनी है कि स्टेबिलिटी स्टडी की जो होती है ना वो कैसी होती है। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ऑप्टिमम फॉर्मूलेशन हम बना सकते हैं, एक अच्छी फॉर्मूलेशन, प्री फॉर्मूलेशन स्टडीज़ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन आ जाती हैं कि हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि हमने कहाँ स्टोर करना है, टेम्परेचर कितना देना है, लाइट कितनी देनी है, डिस्पेंसिंग का कंटेनर हमें पता चल जाता है, हम उसकी शेल्फ़ लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी शेल्फ़ लाइफ होगी, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ड्रग एक्सिपेंट इंटरेक्शन को देख सकते हो कि जो भी उसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं दैट आर नॉट मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड हैं, और तो हम उनका इंटरेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजेशन को हम देख सकते हैं कि वो डिग्रेडेशन उसमें ना हो। उसके बाद हमारे पास टैबलेट होती है तो हम उसको कंपाउंड करके सिरप में कर देते हैं
करते हैं तो फिर भी हम इसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ को देखेंगे कि वो कैसी हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास स्टेबिलिटी स्टडीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो अब हम उन फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है टेम्परेचर आ जाती है। ये तो बहुत एक जनरल सा पॉइंट है। ऑब्वियसली टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा होता है हमारे पास। टेम्परेचर जैसे अगर ना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, इसकी वजह से रिडक्शन होती है, इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस वगैरह होती है, जिसकी वजह से आपकी ड्रग ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आप एक हद तक टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते, या कम भी कर रहे होते हैं ना तो कुछ ड्रग उस पर भी ख़राब हो जाती है। तो ड्रग की स्टेबिलिटी में टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ हमारे पास pH आ जाती है। अब उसके बाद pH भी दोनों तरह की है, एसिडिक भी हो सकती है और हमारे पास अल्कलाइन भी हो सकती है। तो इट्स डिपेंड कि आपकी ड्रग किस तरह की है। ठीक है, तो दोनों एसिडिक भी और अल्कलाइन pH भी ड्रग को डिकम्पोजिशन में रोल प्ले कर सकती हैं। बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास मेजॉरिटी में ऐसी होती हैं जो 4 से लेकर 8 pH तक क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, जो वीकली एसिड होती हैं और वीकली बेसिड होती हैं ना, उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, और वो ज़्यादा डिकम्पोज जल्दी होती हैं जब हम उनको आयनाइज करते हैं। तो वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। तो हमारे पास उन्होंने एक और पॉइंट बता दिया कि वीकली एसिडिक है, ठीक है, और वीकली हमारे पास क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ड्रग्स होती हैं इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि कभी कभी pH जो होता है वो बहुत सीरियस इफ़ेक्ट डालता है, कि अगर एक pH यूनिट का भी चेंज आता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रग डिग्रेडेशन के चांसेस आते हैं। तो हम जब उसको फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसको बहुत अच्छे से उसको चेक करना चाहिए और एक स्पेसिफिक pH को मेंटेन करना है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग भी। अब उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमारे पास जो होता है ना वो मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर हमें पता है कि वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या कर रहा होता है कि बहुत से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को कर रहा होता है। सबसे पहले वाटर जो है ना, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है, तो वाटर स्टार्ट करवा सकता है ऑक्सीडेशन को, वाटर स्टार्ट करवा सकता है हाइड्रोलिसिस को, वाटर स्टार्ट करवा सकता है रिडक्शन रिएक्शन को। वाटर की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें को अफेक्ट करेंगी। चौथा फैक्टर जो आता है स्टेबिलिटी में वो लाइट आती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिस चीज़ में एनर्जी हो तो वो या तो पॉजिटिव चेंज ला सकती है या वो नेगेटिव चेंज ला सकती है। तो इसमें भी एनर्जी होती है और इसमें थर्मल इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं। अब उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ना, तो वो हमारे पास आ जाता है डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती हैं दैन द लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है। तो जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो फिर हम लोग फिर उसको डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं कि इसमें तो वाटर कॉन्टेंट है, तो इसके डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसको कौन सी डोजेज फॉर्म में रखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ना, वो कंसनट्रेशन आ जाती है। ठीक है, जो हमारे पास रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन है ना, वो कांस्टेंट होता है सोल्यूशन के लिए। ठीक है, जिसमें ड्रग एक जैसी है, बट हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट कंसनट्रेशन पे वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे डिग्रेडेशन पार्ट है ना, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग डाइल्यूटेड सोल्यूशन में ज़्यादा है देन द कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि जो डिग्रेडेटेड पार्ट होता है हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग का, डाइल्यूटेड में वो कम होगा और कंसनट्रेटेड में ज़्यादा होगा। क्योंकि ड्रग ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि डिग्रेडेशन होगी तो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंसनट्रेशन ड्रग की ज़्यादा है। फिर ड्रग की हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकम्पैटिबिलिटी।